हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान शुरुआत क्लासेस। तो हमारा सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड काफी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इंपॉर्टेंट पाथवेज हम लोगों ने कवर कर लिए। तो आज भी हम लोग जो है सेल सिग्नलिंग से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जो कि गेट के लिए भी हेल्पफुल होगी। ऑब्वियसली जो पहले भी हम लोगों ने सिग्नलिंग पाथवेज किए हैं तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम होके आ रहे हैं। गेट में भी आप देख सकते हैं, बॉटनी सेक्शन में आ रहा है ना। और सिग्नल ट्रांसडक्शन भी एक टॉपिक है गेट बायोटेक्नोलॉजी में। सो वो वाली सिग्नलिंग पाथवेज आप लोग एक बार जरूर देखिएगा इफ यू आर अपेयरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन नेक्स्ट। तो आज हम लोग समझते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो विच इज लाइक रैस प्रोटीन्स की भी जो फैमिली होती है। वी अंडरस्टूड रैस मैप काइनेज का पाथवे। तो रैस प्रोटीन की ये जो प्रोटीन है, जी प्रोटीन जो है, इनकी भी सुपर फैमिलीज होती है, सुपर फैमिली है। तो अलग अलग फंक्शंस जानेंगे आज इस लेक्चर में हम लोग। तो यहाँ पे आप जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये जो है, सो इट्स लाइक अगेन इफ आई टॉक ऑफ रैस, दिस पर्टिकुलर प्रोटीन, so RAS is basically lipid linked, as already discussed while illustrating RAS map kinase। तो उस लेक्चर में हम लोगों ने समझ लिया था। तो ये लिपिड लिंक्ड है, जो कि कहाँ पे लिंक्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो स्ट्रक्चर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑब्जर्व कि रैस प्रोटीन जो है वो किस तरीके का दिखता है, स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये वाला प्रोटीन अगेन इफ आई टॉक, तो ये एक मोनोमेरिक GTPase स्विच प्रोटीन है। दैट मीन्स which we already understood the very basics। स्विच प्रोटीन का मतलब है, कहानी वही वाली आएगी कि GDP बाउंड में इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं होगा, और जैसे ही GDP हटके GTP आ जाएगा और उससे बाइंड करेगा इस पर्टिकुलर प्रोटीन से, तो वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। इट्स लाइक इट इज अ GTPase स्विच, ऑन और ऑफ वाला काम कर रहा है। वो ही डायग्राम में यहाँ पे आप देख सकते हैं तरीके से। ठीक। नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट रैस सुपर फैमिली। तो रैस सुपर फैमिली जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है। रैस फैमिली अलग है, रैप अलग है, रो दिख रहा है हमको यहाँ पे, ARF दिख रहा है, रैन दिख रहा है। तो इनके फंक्शंस और सब सेलुलर लोकेशन आप लोगों को याद रखने हैं। पार्ट बी की क्वेश्चन है बेसिकली इफ आई टॉक ऑफ JRF एग्जामिनेशन, और गेट में भी फ्रेम होके बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आई रिपीट। ठीक है। तो चलिए फंक्शंस हम लोग जान लेते हैं कि ये करते क्या है, ये जो प्रोटीन्स है अलग अलग, इनके फंक्शंस क्या है। तो रैस की अगर मैं बात करूं अगेन, इसका जो काम होता है, हम लोगों ने इसका पाथवे समझ लिया था। तो वहां पे हम लोगों ने समझा कि ये जो है सीरिन थ्रियोनिन पे एक्ट करके, यानी कि सीरिन, इट्स अ सीरिन थ्रियोनिन काइनेज है, जो कि मदद किस में कर रहा है? सेल ग्रोथ में कर रहा है। और भी अलग अलग फंक्शंस हम लोगों ने समझे थे। तो ये फंक्शन तो इसका ये हो गया, मेन फंक्शन जो होता है सेल ग्रोथ का होता है पर्टिकुलर प्रोटीन का। रैस भी अलग अलग तरीके के होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो टेबल दी हुई है, ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है। तो मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूं तो एक हो गया एच रैस हो गया, जिसका लोकेशन जो है जो पाया जाता है लीवर में। और एक एन रैस भी होते हैं। आई एम कवरिंग द वेरी इंपॉर्टेंट वंस के चांसेस आने के, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। इसी तरीके से के रैस भी हो गए हैं। ये वाला आपको दिखेगा, ये वाला जो प्रोटीन है इसका जो फंक्शन दिखेगा, इसका काम जो दिखेगा वो कोलॉन में दिखेगा। तो ये हो गए रैस प्रोटीन। ठीक। अब यहाँ पे RHEB भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये रहा दिस वन। अब इसका क्या काम होता है इस वाले प्रोटीन का? अगेन इट प्लेज अ वाइटल रोल इन सेल ग्रोथ, स्टिमुलेशन ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि सेल ग्रो करने में मदद कर रहा है, स्टिमुलेशन।
एंड प्लस इस वाले प्रोटीन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एमटोर पाथवे में भी होता है। तो ये वाला पाथवे भी हम लोग समझेंगे एमटोर पाथवे किस तरीके से होता है, क्योंकि बेसिकली जो रिलेवेंस है इसका एमटोर पाथवे का कैंसर में है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है वो वाला पाथवे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएचओ फैमिली है, देखिए कितने सारे उसके सब टाइप्स आ रहे हैं, तो इनके भी चलिए जान लेते हैं अब अच्छे से और फंक्शंस। तो आरएचओ रो, ये वाला जो प्रोटीन है इसका काम होता है साइटोस्केलेटन को रीऑर्गेनाइज करना, सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोस्केलेटन, उसमें मदद करता है। अगेन वही वाला इस तरीके से है, तो सीरिन थ्रियोनिन वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे भी तरीके से। एक और जो आ रहा है हम लोगों को जो दिख रहा है वो एक होता है रैप वन। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये रैप वन इज हेल्पिंग इन सेल एडेशन, और जहां पे भी चिपचिपापन यानी कि सेल एडेशन वाली कहानी आ गई, तो रोल किसका आता है? इंटीग्रीन्स का आता है, राइट? यू कैन रिकॉल। एंड इवन जो पाथवे है जीईएफ, तो इट इज इवन स्टिमुलेटिंग सीजीएमपी डिपेंडेंट जीईएफ वाला पाथवे। जीईएफ फैक्टर, ये इसका रैप का हो गया। फिर आता है देन आई कैन रिकॉल आरएबी के बहुत सारे टाइप्स है, उसके फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे एक और आई कैन रिकॉल, पीछे भी आप लोगों ने सुपर फैमिलीज अगर देखी है दोबारा से देखिएगा, रैन है, एआरएफ है, ठीक है, और क्या क्या आ रहे हैं? एक है एसएआर, ये वाला है। तो रैन का काम है आरएनए को ट्रांसपोर्ट करना न्यूक्लियस से अंदर बाहर, आरएनए ट्रांसपोर्ट इन और आउट ऑफ द न्यूक्लियस, बाहर निकाला, बाहर फेंकना न्यूक्लियस से, इस प्रोटीन का काम है। एआरएफ और एसएआर का जो काम है वो है, दोनों का एक ही काम है, वेसिकुलर फॉर्मेशन। लाइसोसोम वाला कॉन्सेप्ट यू कैन रिकॉल, वेसिकुलर वेसिकल्स को बनाना, सिमिलरली किसी का भी ये ही काम है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, याद रखिएगा। अब याद किस तरीके से करना है, बहुत ही लाइक इतने सारे प्रोटीन है, इतना सारा फंक्शन है, तो निमोनिक्स बनाइएगा आप लोग, फ्लो चार्ट निमोनिक्स जहां भी बना सकते हैं वो काफी मददगार होती है, काफी लाइक ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने किस तरीके से याद किया था, मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे ट्रिक बताती हूँ। रो है, रो रहा है साइटोस्केलेटन, सेल का जो सेल जो थी हरी भरी थी, हरी भरी सेल थी, वो स्केलेटन में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद में जो प्रोटीन है जिसकी वजह से वो हरी भरी सेल जो है हड्डी बनते हुए, हड्डी बनते हुए रो रही है, उस तरीके से आई मेड अ निमोनिक, जो कि आज तक, इसलिए मुझे आज तक ये वाला हाँ प्रोटीन का फंक्शन याद है। इसी तरीके से सेल एडेशन रैप कर रहा है, सेल जब चिपक रही है तो रैप कर रही है, रैप डांस कर रहे हैं, ये बना लीजिए आप। और जो भी आपको कंफर्टेबल है कि वो निमोनिक्स बना लीजिए, इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल। रैन भाग रहा है, इधर उधर आरएनए जो है भाग रहा है न्यूक्लियस से, रन कर रहा है, रैन भाग गया, दिस टाइप लाइक दिस लाइक, ओके। अब यहाँ पे एक और जो है देन आई कैन से कि आर ए बी, और इसको बेसिकली आर ए बी इस तरीके से जी प्रोटीन, ये भी पाया जाता है, इसकी अलग अलग लोकेशन और अलग इनके भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में। बेसिकली जो होता है इस प्रोटीन का जो फंक्शन है वो है अगेन वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करना और फ्यूज करना, तो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, टारगेट, टारगेटिंग और इवन
fusion. So I repeat, please make mnemonics in order to learn or recall their functions really fast. ठीक है, तो RAB की जो अलग अलग सब टाइप्स है उनके भी जो फंक्शंस है वो इम्पोर्टेंट है. फंक्शंस एज इन लाइक नॉट एग्जैक्टली फंक्शंस, सब सेलुलर फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ, तो वो आप लोग वो भी याद रख लीजिएगा. रैप, रब की, रैप की. ओके, सो यहाँ पे जो है मेनली जो है इनके जो सब टाइप्स है वो अलग अलग होते हैं. सो RAB, और आई विल राइट RAB 1A, 1A मिलेगा आपको, 2A मिलेगा, 2B मिलेगा, 2C मिलेगा, 6 का तो 6AD तक भी जा रहा है. तो लेकिन जो 1A के वो उनके जो है सब सेलुलर लोकेशंस आप लोग याद रखिएगा एक बार, देख लीजिएगा एग्जाम से पहले. सो रैप 1A, रैप 2A, रैप 3A, रैप 4A, रैप 5A, रैप 6A, रैप 7A, रैप 8A, एंड लास्टली रैप 9A. एक और आ रहा है रैप 11A. अलग अलग है, BCD भी है, लेकिन ए के जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. अगर रिसर्च करना है तो बहुत सारी चीज फिर आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, तो क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए. ठीक है, तो 1A वाला जो है आपको पाया जाएगा गोल्जी एपेरेटस और आपका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फेवरेट ही है, JRF के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले. तो ये इसी तरीके से 2A जो है वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाएगा और सिस गोल्जी फॉर्म की तरफ पाया जाएगा. ट्रांस में ना, तो सिस वाले फेस की तरफ है ये वाला प्रोटीन. ये जो है ये पाया जाएगा सीक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल. सीक्रेटरी और साइनेप्टिक वेसिकल में ये मिलेगा आपको. 3A इसका फंक्शन मिलेगा. 4A की अगर बात करूं तो इसकी जो कहानी है वो रिसाइक्लिंग एंडोसोम्स में आ रही है. ठीक है, अब 5A का जो है 5 वाला जो है वो क्लैथ्रिन कोटेड वेसिकल में मिलेगा. अर्ली एंडोसोम्स में भी मिल जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे. अर्ली एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी मिल जाएंगे. इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है वहां पे. इसी तरीके से 6A की अगर मैं बात करूं तो ये गोल्जी में अगेन ये वाला जो है ट्रांस गोल्जी, बेसिकली गोल्जी में भी कहा ट्रांस गोल्जी की तरफ आपको ये पाए जाएंगे. ठीक है, ठीक है. 7A वाला जो है लेट एंडोसोम्स में पाया जाएगा और वैक्यूल्स में भी मिलेगा का जो लोकेशन है. इसी तरीके से 8A वाला जो है वो सीलिया और अगेन वेसोलेटरल सिक्रेटरी वेसिकल्स. Then comes 9A, which is like late endosomes में कहानी है इसकी. And ट्रांस बेस गोल्जी यहाँ पे मिलेगा. 11A वाला जो है वो
दोबारा से आप पा सकते हैं इसको, रिसाइक्लिंग एंडोसोल। ठीक है, एक बार देख लीजिए। ओके, तो इनके आप अच्छे से एक बार एग्जाम से पहले ये जो फंक्शंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए ये देख लीजिएगा। और आगे भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग जो पार्ट जो जेआरएफ और गेट और जो भी एग्जाम्स आप पीएचडी के लिए दे रहे हैं वो भी चीजें हम लोग जानेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर बेसिकली कवरिंग, जिसमें लाइक हाई प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस फ्रेम करने की। वैसे तो बहुत कुछ करना है, और देखिए करना तो है ही है, समझना तो है ही है, लेकिन और हम लोग को बढ़िया लाना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी आर लाइक फोकसिंग मेनली। तो हमारे लेक्चर्स आप समझते रहिए। में आप लोगों का बहुत ही ज्यादा वाला स्वागत अगेन। तो हम लोग और इंपॉर्टेंट पाथवेज आगे बढ़ाते हुए आज एक और पाथवे समझेंगे सेल सिग्नलिंग में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो पाथवे है हमारा एमटोर पाथवे। भाई कितने सारे पाथवेज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पुराने वाले पाथवेज आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि सेल सिग्नलिंग, सिग्नलिंग पाथवे, सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन, कैंसर, एपोप्टोसिस, जो हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंसेस एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए समझते हैं एमटोर पाथवे की कहानी। आज एक और इंटरेस्टिंग पाथवे समझेंगे। अब क्या कहानी है इसकी? TOR से क्या मतलब है? व्हाट इज TOR? TOR इज बेसिकली टारगेट ऑफ रैपामाइसिन, जो कि एक ड्रग है जिसका बहुत सारा काम है। और बहुत सारे कामों में से एक जो इंपॉर्टेंट काम है इस ड्रग का, वो है कैंसर सेल्स को दबाना, इनहिबिट करना, किल करना। कैंसर की सेल्स को किल कर सकते हैं या स्टैग्नेंट करता है। ठीक है, सो इट बेसिकली किल्स कैंसरस सेल्स। सो दैट्स द फंक्शन ऑफ रैपामाइसिन। तो टारगेट कर रहा है। एम से, स्मॉल एम से क्या मतलब है? यहां पे मैमिलियन सेल्स, मैमिलियन सेल्स के अंदर हो रहा है ये वाला पाथवे, एमटोर पाथवे। क्या और भी ऐसी सेल्स है जिनमें पाथवेज हो रहे हैं, या सिर्फ मैमिलियन सेल्स में ही होती है? सोचिए। ठीक है, ओके। अब ये भी दो तरीके के होते हैं एमटोर पाथवे की अगर मैं बात करूं। एक होती है कहानी MTORC1 और एक है MTORC2। दो हो गए। C1 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 1। C2 से क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स 2। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा रोल है इस पाथवे में। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है उसके पास एक प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन होता है रैप्टर। रैप्टर, देयर इज अ प्रोटीन रैप्टर नाम से। ठीक है, चलिए ब्लैक से लिख लेते हैं, रैप्टर। और इसी तरीके से इसके पास भी एक प्रोटीन है भाई, ये भी किसी से कम नहीं है, और वो है प्रोटीन रिक्टर। सो दीज आर प्रोटीन्स इन कॉम्प्लेक्स। इसके पास ये दो प्रोटीन्स हैं, रैप्टर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है ये सेंसिटिव है रैपामाइसिन से।
सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? मान लिया मैंने ड्रग डाल दी रेपामाइसिन सेल्स में, ऑब्वियसली किसी इंसान में तो डालूंगी ना, ठीक है, तो डाल दी तो फिर क्या होगा? सेंसिटिविटी से क्या मतलब है कि वो कंट्रोल कर सकता है पर्टिकुलर पाथवे को, टारगेट करेगा ना, ठीक। एमटी और C1 की बात करें, लेकिन जो MT और C2 है वो इनसेंसिटिव होता है रेपामाइसिन से। मतलब अगर आप ड्रग डालें या ना डालें, डालेंगे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रैप्टर, रिक्टर, so this one basically complex one aids in cell growth, or I can say protein synthesis, or I can say translation. तो अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ट्रांसलेशन हो रहा है, तो कैंसर होएगा कि नहीं होएगा? ठीक। और mTOR-C2 जो है इसका क्या, ये कहीं ना कहीं AKT पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं AKT पाथवे पे उसको बढ़ा रहा है AKT को। रिकॉल कीजिए पुराने वाले पाथवे से, AKT पाथवे हम लोगों ने समझ लिया था, PI3 के AKT पाथवे। सो प्लीज गो थ्रू प्रीवियस लेक्चर्स ताकि आपको और अच्छे से ये वाले पिछले वाले समझ में आएंगे तो आगे वाले भी पाथवे समझ में आएंगे। तो इसको बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्टिन होता है साइटोस्केलेटन में उसको रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ रो फैमिली GTPases। सो इट बेसिकली regulates actin myosin, please recall, with the via RH-O रो, जो हम समझ चुके थे कि फैमिली GTPases, प्लीज रिकॉल। देखिए ओके, तो चलिए इतना हम लोगों ने बेसिक सी चीज समझ ली है। पार्ट बी के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पाथवे है। अब आगे बढ़ते हैं पाथवे को समझते हुए कि ये पाथवे जो है ये काम कैसे कर रहा है, क्या कहानी है इसकी। बहुत सारी कहानियां हमने समझ ली और कहानी आगे भी चलती रहेगी। ओके ठीक, तो चलिए ये बना ली हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन। सेल है, इमेजिन कीजिए, साथ साथ प्लीज इमेजिन आप लोग करते रहिएगा। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक सेल है, इमेजिन कीजिए, और ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ये है साइटोप्लाज्म, और सारा जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जो पहले वाले पाथवेज भी इसी तरीके से ही होगा। देन यहां पे आ जाते हैं क्या, हमारे प्यारे स्वागत करने वाले। हर जगह स्वागत ही हो रहा है सिग्नलिंग पाथवे से, और जब तक स्वागत नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है पाथवेज, लेकिन स्वागत हो रहा है अलग अलग चीजों का। इंटरल्यूकिन्स हो गए, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोलैक्टिन हो गया। अमीनो एसिड्स, डू दे टारगेट दीज सिग्नलिंग पाथवेज, डू दे? सो दीज आर, यहां पे जो है वो है ग्रोथ, ये जो मैंने बनाया ग्रोथ फैक्टर्स, फैक्टर रिसेप्टर्स, स्वागत करने के लिए। और यहां क्या होगा, जैसे ही इमेजिन कीजिए ग्रोथ फैक्टर आए, सो दिस इज, लेट्स से स्वागत हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर आ गए रिसेप्टर्स पे, तो ये पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा।
और फिर वही चीजें आ रही है, प्लीज रिकॉल पुराने वाले पाथवेज, IRS वाली कहानी, PDK1 वाले सारे हमने PI3 के काइनेज में समझ लिए थे। सो दिस इज IRS, फिर PI3 के एक्टिवेट हो गया। ये क्या कर रहे हैं, फर्दर एक्टिवेट कर रहे हैं किसको, PDK1 रिकॉल साथ साथ। और एक्टिवेशन जब होता है तो कहीं ना कहीं क्या, क्योंकि काइनेजेस है तो फॉस्फोराइलेशन की वजह से एक्टिवेशन हो रहा है, तो ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में है PDK1, ठीक, एक्टिवेटेड। और फिर ये एक्टिवेट करेगा AKT को, AKT को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि काफी चीजें इससे AKT से कंट्रोल हो रही है, ठीक। अब AKT जैसे हुआ एक्टिवेटेड, जैसे इसने इसको किया, तो ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा किसको, फॉस्फोराइलेशन ही करेगा, लेकिन इनहिबिट करेगा कॉम्प्लेक्स को, और वो है TSC2 और TSC1, एंड एक और जो कहानी है वो है TBC1D7। यहां पे लिख देते हैं इसे, ऐसे ही जुड़ा हुआ है। एक और क्या है, TBC1D7। तो AKT इनहिबिट्स दिस, ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2 TSC1। अब अगर ये कॉम्प्लेक्स है, अगर ये है एक्टिवेटेड फॉर्म है, अभी तो देखिए इनहिबिट कर रहा है ना ये, लेकिन अगर ये एक्टिवेटेड होगा तो ये क्या करता है, एक और है, दिस बेसिकली इनहिबिट्स RHEB रेब। क्या ये भी क्या प्रोटीन है, या तो प्रोटीन से एंजाइम से, है ना, कुछ और तो कहानी नहीं चल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं। सो दिस इनहिबिट्स RHEB, क्या, ये वाला कॉम्प्लेक्स TSC2 और C1 वाला, राइट। तो अगर ये इनएक्टिवेटेड है, इमेजिन अगर ये इनएक्टिवेटेड है तो ये एक्टिव हो जाएगा, RHEB एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, mTOR जो है वो एक्टिवेटेड होगा। सारा कहानी क्या है, सिग्नलिंग पाथवेज में एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की तो चल रही है, वही तो हम लोगों को समझना है। नाउ दिस इज एक्टिवेटेड, इमेजिन ये इनहिबिट हो गया, ये इनहिबिट हो गया, तो ये एक्टिवेट हो रहा है, इसको इनहिबिट कर रहा है, लेकिन ये AKT की वजह से इनहिबिट हो गया, दिस इज एक्टिवेटेड, विच फर्दर एक्टिवेट्स mTOR। और ये क्या करेगा, एक और कहानी, बड़ा एक और चीज को फॉस्फोराइलेट करेगा, और वो है S6K1। इसको एक्टिवेट किया, फॉस्फोराइलेट किया, यानी कि, और ये फर्दर किसको क्या कर रहा है, S6 को फॉस्फोराइलेट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्टिवेटेड है S6, तो सेल ग्रोथ होएगी, ट्रांसलेशन होएगा, यानी कि अगर लगातार सेल की ग्रोथ होती रहेगी तो कैंसर होएगा। सिंपल, आया समझ में? कहां से कहानी शुरू होती है, ग्रोथ फैक्टर से शुरू हो रही है। तो ये ऐसे जा रहा है। अब एक और है mTOR का रिलेवेंस, एक और कहानी है यहां पे। दिस इनहिबिट्स, mTOR जो है किसको इनहिबिट करता है, एक बाइंडिंग प्रोटीन होता है और उसको कहते हैं 4EBP1। mTOR inhibits 4EBP1। अब ये क्या है,
ट्रांसलेशन के टाइम हम लोगों को पता है इनिशिएशन फैक्टर्स, इलोंगेशन फैक्टर्स वगैरह का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब वहां पे जो है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन की बात करें यहां पे, तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं 4E हो गया और 4G हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आप रिकॉल कीजिए ट्रांसलेशन, अभी ट्रांसलेशन हो रहा था, सेल ग्रोथ हो रही थी। तो अगर ये BP1 है, अगर ये बाइंडिंग प्रोटीन है एक्टिवेटेड फॉर्म में, तो ये जो है इनको, इन इलोंगेशन फैक्टर्स को जुड़ने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल ग्रोथ जो होगी वो नहीं होगी। सो नो सेल ग्रोथ और नो ट्रांसलेशन आई कैन से। सो नो ट्रांसलेशन if BP1 is activated. So again imagine अगर mTOR पाथवे इस बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन या सेल ग्रोथ होगी। और अगर mTOR इनएक्टिवेटेड है तो ये बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, सेल ग्रोथ या ट्रांसलेशन नहीं होने देगा। आया समझ में? देखिए ठीक है, ठीक, तो बस यही था, यही कहानी थी, हम लोगों ने कवर कर लिया, वाला पाथवे समझ लिया। थोड़ी सी और चीजें एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो आपको पता होना चाहिए, तो mTOR पाथवे को और भी चीजें हैं, इनहिबिट क्या क्या करता है, अभी हम लोगों ने समझा कि इनहिबिट करता है क्या, एक तो ड्रग रैपेमाइसिन इसके पीछे पड़ी हुई है बहुत ही बुरी तरह, ये पीछे पड़ी हुई हाथ धो के, इसको इनहिबिट करके छोड़ेगा। और जो है कुछ अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स वगैरह भी इसको इनहिबिट करते हैं, जैसे कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ले लीजिए, DEPC5 और यहां है एक NPRL3, NPRL2, ये कॉम्प्लेक्स है, अमीनो एसिड्स भी mTOR को इनहिबिट करते हैं। ये हो गया। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि ये TSC2 जो है ये कैसे एक्टिवेट हो रहा है। अब यहां पे भी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सेस आ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रैड और LKB1, which with the help of ATP or energy activates AMPK, and this after activation यानी कि phosphorylation activates this TSC2 और T1। आया समझ में? आया समझ में? दोबारा से एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ आप लोगों से। सपोज मैंने इसको इनएक्टिवेट कर दिया PDK1 को, तो क्या ये कैंसर होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप। इसको रोक दिया मैंने, और इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? फॉस्फोराइलेशन से, डीफॉस्फोराइलेशन से, या इसको किस तरीके से रोक सकते हैं? सोचिए आप लोग। तो बस यही क्वेश्चंस आते हैं पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस, यही है, इसी तरीके के क्वेश्चंस उनको फ्रेम करने हैं JRF में। ठीक, इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, इसको एक्टिवेट कर देंगे, यही छेड़खानी चलेगी सिग्नलिंग पाथवेज की। तो आगे भी हम लोग कैंसर और अपॉप्टोसिस वगैरह जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट वो समझेंगे। तो ये भी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ साथ आप लोग समझते रहिए और एंजॉय करते रहिए, सॉल्व कर देंगे फॉर श्योर। Okay, so the very basic mechanism. So let's start a lecture which is like related to JAK. Start pathway or signaling pathway.
दोबारा से मैं यहाँ पे एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि अगर हम सिग्नलिंग पाथवेज की बात करें तो क्या हम इनको एपोप्टोसिस, म्यूटेशन, माइग्रेशन, सेल में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, साइटोस्केलेटल चेंजेस और पता नहीं क्या 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 जो भी खिचड़ी पक रही है आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, ओवरऑल सबकी बॉडी में, तो क्या इनको हम सिग्नलिंग पाथवे को कनेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क अगेन प्रैक्टिकली। इनका रेलेवेंस या इंपॉर्टेंस क्या है? ओके, तो कैन वी कनेक्ट दीज विद कैंसर, ग्रोथ, माइग्रेशन? माइग्रेशन किसका? सेल्स का। चोटें लग जाती है, चोटें ठीक होती है, एपोप्टोसिस होता है बॉडी में, स्टेम सेल ग्रोथ होती है, क्या इनसे कनेक्ट कर सकते हैं इन पाथवेज को, जो भी हम लोग समझते आ रहे हैं पाथवेज को? सो प्रैक्टिकली क्या इनका रेलेवेंस है इन पाथवेज का? अगर ये नहीं होंगे बॉडी में, कुछ भी म्यूटेशन हो गया, ये म्यूटेंट आ गया सपोज, तो व्हाट विल हैपन टू दैट पर्टिकुलर मशीनरी? So this is my question again, because we have to understand the concepts practically, the very practical stuffs. अब यहाँ पे आ जाते हैं जैक स्टार्ट पाथवे से। तो फुल फॉर्म की बात मैं इतनी नहीं करूंगी क्योंकि हमको फुल फॉर्म पता है कि भैया जैक जो है वो जेनेस, ये फुल फॉर्म बता ही देते, जेनेस काइनेजेस होते हैं। सो काइनेजेस का मतलब क्या है? क्या ये एंजाइम्स हैं? क्या इनका फॉस्फोराइलेशन में कोई रोल है? और टैट, टैट क्या है और इज फुल फॉर्म अगेन? तो हम लोगों ने समझ लिया है कि सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। यहां नाम से ही पता लग रहा है, क्या ये प्रोटीन है या कुछ और? नाम से ही पता लग रहा है कि इनका क्या काम है, ये एक्टिवेट करने वाले हैं जैसे सिग्नल मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन को या फिर जीन एक्सप्रेशन को। और काइनेसिस का क्या रोल होता है? फॉस्फोराइलेशन, राइट, वी नो दैट। सो नाम से क्लियर कट पता लगे कि क्या क्या ये चीजें होने वाली है, किस तरीके से ये एक्ट करने वाले। चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो ऑब्वियसली जो चीजें हैं, जो भी हो रहा है प्रोसेस, ये सेल के अंदर होता है और सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी, सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, जहाँ पे क्या क्या आ रहा है? न्यूक्लियस आ रहा है, साइटोसोल आ रहा है, वही चीजें चल रही है जो हमने पहले लेक्चर्स में समझी थी। सेल के अंदर हो तो सब कुछ यही तो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कुछ रिसेप्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन रिसेप्टर, और कुछ पोर्शन इस साइटोकाइन रिसेप्टर का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ बाहर होगा और कुछ पोर्शन अंदर की तरफ होता है। ओके, तो दिस इज लाइक अगेन सेल के अंदर साइटोसोल है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये क्या है? दिस इज साइटोकाइन रिसेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है, इनमें और भी चीजें होती है साइटोकाइन रिसेप्टर में। यहाँ पे होते हैं जेनस काइनेजेस, जिनको हम जैक भी बोलते हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स हैव गॉट जेनस काइनेसिस। और एक और चीज जो होती है इनमें, यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। सो टायरोसिन रेसिड्यूज आर आल्सो प्रेजेंट यहाँ। ओके, क्योंकि ये साइटोकाइन रिसेप्टर्स है तो रिसेप्टर्स का क्या काम होगा? रिसेप्शन का काम होगा, उनका काम होगा, राइट। तो एक्टिवेट कब होंगे? जब इनको क्या मिलेगा? साइटोकाइन मिलेगा। और वो साइटोकाइंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर्स,
interferons, interleukins, etc. etc. Now the question arises कि प्रोलैक्टिन जो है वो एक हार्मोन है, तो इसका साइटोकाइन रिसेप्शन से या इस पाथवे से क्या लेना देना है? जी हाँ, प्रोलैक्टिन जो है वो हार्मोन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो अ साइटोकाइन, यानी कि अगर ये लीगेंड या ये पार्टिकुलर साइटोकाइन इस रिसेप्टर से जुड़ेगा, यहाँ पे प्रोलैक्टिन अगर जुड़ जाएगा इस पर्टिकुलर लाइगेंड और साइटोकाइन, तो ये जो पाथवे है ये एक्टिवेट होने वाला है, क्योंकि रिसेप्टर से जुड़ते ही क्या होगी, मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये देखते हैं कि एक्टिवेशन जब हो रहा है कैसे कैसे हो रहा है, एक्ट कैसे कर रहा है। जैसे ही देखिए यहाँ पे जुड़ चुका है रिसेप्टर से, साइटोकाइन बाइंड कर चुका है, तो उसके आगे का मैकेनिज्म अब चल रहा है। तो जैसे ये बाइंड हुआ प्रोलैक्टिन इस साइटोकाइन रिसेप्टर से, तो ये क्या होंगे, ये डाइमराइज हो जाएंगे, यानी कि डाइमर्स फॉर्म में आ जाएंगे। ओके, डाइमराइजेशन हो गया, और यहां पे हमको पता है ऑलरेडी कि है, जैसे डाइमराइजेशन हुआ उसके बाद में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इनका ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये फॉस्फोराइलेट कर रहे हैं। काइनेजेस का काम ही क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का होता है। एक दूसरे को क्या किया, फॉस्फोराइलेट कर दिया और डाइमराइजेशन हो गया, बन गए एंड ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। राइट, नाउ नेक्स्ट, दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, उसके बाद में कहानी ये जारी है, once the process of dimerization is done, I am drawing a very rough diagram. Okay, I repeat. तो यहाँ पे जैक है जो कि फॉस्फोराइलेट हो चुके हैं, अब ये क्या करेंगे इस प्रोसेस, इस स्टेप के बाद में क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि साइटोकाइन रिसेप्टर्स पे यहाँ पे टायरोसिन रेसिड्यूज भी होते हैं, तो इनके फॉस्फोराइलेशन के बाद में अब यहाँ पे इन टायरोसिन रेसिड्यूज का भी क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। सो टायरोसिन रेसिड्यूज आर आल्सो लाइक फॉस्फोराइलेटेड। Tyrosine residues are phosphorylated. चलिए
अब ये कहानी यहाँ तक हो गई है। अब पहुंचते एक और स्टेप पे। अब आगे का कहानी चल रही है। ये सब कुछ सेल के अंदर ही तो हो रहा है। फिर कहानी आती है स्टार्ट प्रोटीन्स की। तो चलिए अब वहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं स्टार्ट प्रोटीन्स का मैकेनिज्म, क्योंकि कहानी थर्ड स्टेप में चल रही है। अब आ रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे तरीके से इनका एक डोमेन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SH2 डोमेन एंड STAT। क्या ये प्रोटीन्स है कुछ और है? तो जो इनका डोमेन होता है, विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर डोमेन द बाइंड टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे। स्टार्ट भी क्या अलग अलग तरीके के हैं, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या है SH डोमेन है, ऐसे ही इधर है, यहाँ पे भी SH2 डोमेन है। तो ये यहाँ पे के पास ये जुड़ रहे हैं। इनके अगर स्टार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें, they have got like the very central portion, like N टर्मिनल रीजन है, यहाँ पे T टर्मिनल रीजन है। तो दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो सेंट्रल वाला है, ये है DNA बाइंडिंग वाला पोर्शन, बाइंडिंग पोर्शन द सेंट्रल। ओके, एन टर्मिनल जो रीजन है ये वाला है, यहां पे होता है SH2। सी टर्मिनल जो होता है, यहां होते हैं टायरोसिन, अगेन टायरोसिन रेसिड्यूज। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन SH2 डोमेन, इस तरीके से इसको बाइंड करेंगे स्टार्ट। जैसे ही इनका बाइंडिंग हुआ यहाँ पे, उसके बाद में क्या करेगा, ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड जैक काइनेज जो है, वो इनके टायरोसिन रेसिड्यूज जो सी टर्मिनल रीजन पे मौजूद है, अब उनको फॉस्फोराइलेट कर देंगे। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन और द टायरोसिन रेसिड्यूज वुड बी लाइक फॉस्फोराइलेटेड, जैसे इनकी बाइंडिंग हुई। ठीक, तो फॉस्फोराइलेशन के बाद अब जो ये स्टार्ट है, ये क्या होगा, इनका क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे और ये या तो हेटेरोडाइमर बना लेंगे या फिर होमोडाइमर बना लेंगे, इस तरीके से। अब ये अलग हो गए, and they will या तो ये स्टार्ट डाइमर्स बनेंगे, इनका भी डाइमराइजेशन होगा, या तो ये होमोडाइमर्स डाइमर्स बनाएंगे, और या फिर अलग अलग, अगर अलग अलग है तो हेट्रो बनेगा, एक जैसे है तो होमोडाइमर्स बनेंगे। एंड वंस दिस डाइमराइजेशन और द डाइमर्स ऑफ स्टार्ट फॉर्म्ड, अब ये कहां पहुंचेंगे, न्यूक्लियस में पहुंचेंगे। तो वहां पे आ गए थे दोबारा से, तो स्टार्ट जो है पहुंच गए न्यूक्लियस में, और वहां पे क्या होता है, वहां पे ऑलरेडी भाई हमको पता है डीएनए होता है। डीएनए का भी क्या होता है,
प्रोमोटर्स होते हैं, और प्रोमोटर्स में भी कहां पे ज्वाइन करने वाले, कहां पे बाइंड करने वाले, ये स्टार्ट बाइंडिंग सीक्वेंसेस पे। तो इनके जो डाइमर्स है न्यूक्लियस में पहुंच के टैग बाइंडिंग सीक्वेंसेस से बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा या फिर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और जो भी मशीनरी होनी है वो होता रहेगा, जो भी प्रोसेस होना है, एसेंशियल प्रोसेस। तो दिस इज द वेरी जनरल मैकेनिज्म ऑफ जैक स्ट्रैप पाथवे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन, एंड इट्स नाउ वेरी सिंपल, हमने क्योंकि मैकेनिज्म समझ लिया है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि जैसे प्रोलैक्टिन जुड़ रहा है उसके बाद में क्या क्या हो रहा है। नाउ वी नो दैट कि प्रोलैक्टिन जो है वो एक साइटोकाइन है, जिसकी वजह से ये पाथवे एक्टिवेट हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है जैसे रिसेप्टर्स बाइंड करते हैं प्रोलैक्टिन से, तो वो रिसेप्टर्स का जो होता है इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो होता है वो नहीं होता। तो बिल्कुल पहला वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक जो है लिगेंड बाइंड नहीं हो रहा है तो रिसेप्टर्स की कुछ भी जो अंदर की जो काइनेज वाली एक्टिविटी वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। तो ए ऑप्शन इज परफेक्टली करेक्ट। नाउ इफ वी लाइक आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी फास्ट, तो ऑमिट कर लेते हैं पहले से ऑप्शंस। तो अगर मैं जल्दी ऑप्शंस देखूं और ई ऑप्शन पे आऊं तो वहां पे क्लियर कट दिख रहा है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टार्ट, यानी कि ई ऑप्शन जो है वो पहले से ही गलत हो गया है। तो इस तरीके से मैं ऑप्शन नंबर थर्ड को और फोर्थ को पहले बहुत ही जल्दी क्रॉस कर दूंगी, मतलब आउट कर दूंगी, क्योंकि ई ऑप्शन जो है वो क्लियर कट गलत है। अब कहानी आ रही है कौन से ऑप्शन सही है, ए बी सी डी में से, क्योंकि ई तो पहले ही हमने गलत साबित कर दी, क्योंकि स्टार्ट प्रोटीन्स का तो बहुत ही क्रूशियल रोल है इस पर्टिकुलर पाथवे में। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सेकंड ऑप्शन इज लाइक बी ऑप्शन सेज अपॉन प्रोलैक्टिन बाइंडिंग, यानी कि प्रोलैक्टिन के जुड़ने के बाद रिसेप्टर्स डाइमराइज हो गए और जो एसोसिएटेड काइनेज एक्टिविटी वो एक्टिवेट हो गई। अभी हम लोगों ने समझा, यही तो समझा है कि जैसे प्रोलैक्टिन जुड़ रहा है यहाँ पे, उसके बाद में इनका क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गया, ये डाइमर्स हो गए, बिल्कुल क्लियर कट है। और ये जो पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो गई, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर। अब सी और डी ऑप्शंस बचे, यहां से भी क्लियर कट दिख रहा है कि डी ऑप्शन भी सही है। अब सी ऑप्शन क्यों गलत है, वो कह रहे हैं कि प्रोलैक्टिन बाइंडिंग जैसे रिसेप्टर से हो रही है, वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी को, काइनेज एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रही है। ये डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है ना, पहले तो रिसेप्टर्स डाइमर्स बना रहे हैं, उसके बाद में जो उनसे रिलेटेड, उनसे एसोसिएटेड जो काइनेज एक्टिविटी वो एक्टिवेट हुई है। तो सी ऑप्शन तो क्लियर कट गलत हो गया, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट हैपनिंग। एंड नाउ डी ऑप्शन व्हिच इज एक्चुअली करेक्ट, व्हाई, बिकॉज़ स्टार आर प्लेइंग वेरी क्रूशियल रोल इन दिस पर्टिकुलर पाथवे। और उसके बाद में अभी हमने समझा कि इनका भी यहाँ पे क्या बन रहा है, डाइमर बन रहा है, ये डाइमर बना, और उसके बाद में क्या हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन हो रहा है फॉस्फोराइलेशन के बाद में। तो वही सी ऑप्शन कह रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन बी कह रहा है, ठीक है। तो ए बी टी जो है वो हमारे करेक्ट आंसर्स है, ई तो क्लियर कट गलत है। और थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को बी और सी में हुआ होगा, तो यहां से भी हमने समझना है मैकेनिज्म समझ के, किसी ऑप्शन इज क्लियर कट रॉन्ग। वन जो है हमारा सही ऑप्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी मैकेनिज्म। आई रिपीट, मैकेनिज्म को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप लोगों ने मैकेनिज्म नहीं समझा और जस्ट उसको मदद कर रखा है तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अगर एक बार आप लोगों ने मैकेनिज्म समझ लिया तो ये क्वेश्चन जो है काफी सिंपल और काफी स्कोरिंग है।